हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 24 जून 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम अगेन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में एक नया डेवलपमेंट हुआ है ना। एज वी ऑल नो कि यूएसए इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गया था आफ्टर द स्ट्राइक स्ट्राइक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी, है ना। हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे यूएसए ने एक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये लॉन्च किया और इसके तहत ईरान के 3 सबसे बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एक आपका फॉर्दो में है ना, दूसरा आपका इप्सान में है, थर्ड नतांज, इन 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया और डैमेज कर दिया। अब कितना डैमेज हुआ है ये बाय द टाइम पता चलेगा, बट फॉर नाउ जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है और जो लोकल वॉच डॉग हैं, न्यूक्लियर वॉच डॉग हैं ईरान और यूएसए के, उन्होंने किसी भी रेडिएशन लीक से मना किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का जो रेडिएशन है वो लीक नहीं हुआ है। इस अटैक के बाद, इस ऑपरेशन के बाद ईरान का एक बहुत हार्श स्टेटमेंट आया कि यूएसए ने जो रेड लाइन है, बिग रेड लाइन, ये क्रॉस कर दी है और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी यूएसए को देखने को मिलेगा। सो एज अ रिवेंज, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ईरान ने अटैक किया है यूएसए के एयरबेसिस को जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है ना। तो बहुत सारे एयरबेसिस को अटैक किया गया इनके, है ना। चाहे इराक का एयरबेस हो या फिर कुवैत का एयरबेस हो, है ना। बट जो सबसे मेन एयरबेस है यूएसए का मिडिल ईस्ट में वो है कतर, कतर का अल उदीद एयरबेस। ठीक है, ये एयरबेस इतना बड़ा है कि यहाँ पर जो यूएसए है वो लगभग अपने 10,000 सोल्जर्स को हमेशा डिप्लॉय करके रखता है। और इसके अलावा ये जो एयरबेस है ये यूएसए की जो सेंट्रल कमांड है, उसका हेडक्वार्टर भी है ना। तो अब कितना डैमेज हुआ है ये तो बाय द टाइम पता चलेगा। जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, जो वेस्टर्न मीडिया चैनल्स हैं या फिर आपके यूएस सपोर्टेड मीडिया चैनल्स हैं, वो तो कह रहे हैं कि यूएसए ने जितने भी अपने एसेट थे वो इस एयरबेस से बहुत पहले ही हटा दिए थे, उन्हें डियागो ग्रासिया में शिफ्ट कर दिया था। डियागो ग्रासिया में शिफ्ट कर दिया। डियागो ग्रासिया हमने कल डिस्कस किया था कि कहाँ पे है ये, है ना। कमेंट सेक्शन में बताओ किस जगह पे है डियागो ग्रासिया। ठीक है, तो डियागो ग्रासिया में शिफ्ट कर दिया था, इसकी वजह से यूएसए को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है ना। इसके अलावा जो कतर, जहाँ पर ये अल उदीद एयरबेस है ना, उसका मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, तो कोई मिसाइल हिट ही नहीं हुई, है ना। और जो मिसाइल हिट हुई हैं उनसे कोई भी इकोनॉमिक या मिलिट्री लॉस या फिर कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है। तो एक अपना यूएसए का वर्जन है और यूएस सपोर्टेड मीडिया का वर्जन है, एक कतर का वर्जन है। वेयर एज जो ईरान है, रशिया है, चाइना है ना, इनका एक अपना अलग वर्जन है। ईरान कह रहे हैं कि हमने जो अपने गोल डिसाइड किए थे इस ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले, अल उदीद एयरवेज पर अटैक करने से पहले, हमने उन गोल्स को क्या कर लिया, सक्सेसफुली अचीव कर लिया। और रशिया भी और चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो भी इस नरेटिव को क्या कर रहा है, बैक कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो वॉर है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं तक भी जाए, है ना, चाहे इसमें ईरान जीते या हारे, है ना। अभी अभी जैसे न्यूज आ रही है कि सीज फायर हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया है। आई डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की पॉलिसी लेके चलते हैं, कि कल तक एग्रेसिव मूड में थे, आज उन्होंने सरेंडर करवा, आज उन्होंने सीज फायर करवा दिया, है ना। बट आप इजराइल के सपोर्टर हो या फिर अमेरिका के सपोर्टर हो, नो मैटर, बट आपको एक चीज़ अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, ईरान जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है ना, बट इसने इजराइल जो
दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफेंस प्रोड्यूसर कंट्री है, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूसर कंट्री है। इसके अलावा जो ग्लोबल सुपर पावर है यूएसए, दुनिया का सुपर पावर, दुनिया का सबसे रिच कंट्री, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री वाला कंट्री है ना, इसको जिस तरह का हेड टू हेड कंपटीशन दिया है, इट्स कमेंडेबल। ठीक है। अब छोटा सा कंट्री है ना, एक पुअर कंट्री ईरान है ना, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूएस को इस तरह का रिटेलिएशन देखने को मिलेगा फ्रॉम ईरान। ठीक है। अब इससे देखो दो चीजें निकाली जा सकती हैं। ईरान ने जो यूएसए के साथ किया, यूएसए ने जो ईरान के साथ किया है, वो यूएसए अदर कंट्रीज के साथ भी करते आ रहा है। इराक में भी यूएसए ने ये किया, लीबिया में भी ये किया, सीरिया में भी उन्होंने यही किया है ना। बट ये जो ईरान ने यूएसए के साथ किया है, इससे दो चीज बहुत निकल के आ रही हैं। ठीक है। पहला कि यूएसए का जो स्टेटस अब से लगभग 10 साल पहले या 15 साल 15 ईयर्स अगो हुआ करता था, वो अब नहीं रहा है ना। जो अपने यूएसए की जो सुपर पावर माइट थी कि कोई भी कंट्री यूएसए को अटैक करने से या फिर अब जवाब देने से, रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचता था, ईरान ने क्या प्रूव कर दिया है ना, कि अब यूएसए में वो वाली माइट नहीं रही। दूसरा, जिस तरह से जब कभी भी ईरान और इजराइल के बीच में बात होती थी, मतलब इन दोनों के को लेकर डिबेट होती थी, तो ऐसा बोला जाता था कि इजराइल जो है सिंगल हैंडेडली हरा देगा ईरान को। ठीक है, बहुत जल्दी 5-6 दिन भी नहीं टिकेगा ईरान, है ना। बट जिस तरह का चैलेंज ईरान ने इजराइल के लिए दिखाया है ना, उससे ये प्रूफ होता है कि आज के टाइम पे मॉडर्न वॉरफेयर में है ना, कोई भी नहीं जीतता है ना, बस पब्लिक हारती है। जो ह्यूमैनिटी है वो हार जाती है, बाकी कोई नहीं हारता। ठीक है। अगर इतना ही पावरफुल था इजराइल, तो उसने क्यों नहीं हरा दिया ईरान को? 13 जून से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। तो वॉरफेयर का तरीका बदल गया, यानी कि अब एक यूएसए है ना, यूएसए क्यों बच रहा है लड़ाई में जाने से? क्योंकि उसे पता है कि लॉसेस उसे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। दैट इज वाई है ना, ये बचते आ रहे हैं इससे। ठीक है। कतर्स अल उदीद एयरबेस houses about 10,000 American soldiers and also serves as the headquarters of the US Central Command. ठीक है। ईरान स्ट्राइक also target एन अल असद बेस हाउसिंग यूएस ट्रूप इन वेस्टर्न इराक। तो जो इराक का जो एयरबेस है, वहां पर भी इन्होंने अटैक किया है। ठीक है। तो बहुत सारी डिस्कशन हम लोग ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के बारे में कर चुके हैं। हम लोगों ने ना मैप को इसके बहुत डीपली स्टडी कर लिया है। इसका जो मैप है हमने, है ना, चाहे मिडिल ईस्ट का हो या फिर है ना जो इंडिया का हो, या इंडिया ईरान के रिलेशन, या इंडिया इजराइल के रिलेशन, हमने इनको बहुत डीपली डिस्कस कर लिया है। तो अब आपसे यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। हम क्योंकि 4-5 दिनों से है ना, 4 और 5 डेज हो गए हमें है ना इस मैप को डिस्कस करते हुए। ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, ईरान है ना, इसकी कैपिटल तो तेहरान है, बट इसकी जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है। और इसके अलावा जो इजराइल है, इजराइल की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? ठीक है। ये रहा आपका कतर। ठीक है। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है, याद रखेंगे। ठीक है। इराक पे भी अटैक हुआ है, तो इराक की कैपिटल है ना, याद रखेंगे क्या है? बागदाद है ना। कुवैत की क्या है? कुवैत सिटी है। बहरीन की क्या है? मनामा है। ठीक है। सऊदी अरबिया की है ना, रियाद। ओमान की मस्कत। यूएई की आबू धाबी। यमन की सना। और जो जॉर्डन है इसकी अम्मान। सीरिया की डमेस्कस। और अजर हाँ, बाकी सब यही है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तुर्कमेनिस्तान की एसबेगौत हो गई है ना। तो इस मैप को अच्छे से स्टडी करना है आपको। ठीक है। क्योंकि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से इस साल जो एग्जाम होने वाले एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है, शार्प राइज इन नंबर ऑफ वुमेन माओइस्ट किल्ड इन सिक्योरिटी ऑप्स डेटा शो। ठीक है। तो हमें पता है जनवरी से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने जो स्टेट गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ की, झारखंड की या फिर आंध्र प्रदेश की, इनके साथ मिलके एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसके थ्रू मार्च 2026 तक क्या करना है? इंडिया को नक्सल फ्री बनाना है।
नक्सल फ्री इंडिया बनाना है ना। तो बहुत सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं और लगभग अब बहुत सारे लोग इसमें मारे जा चुके हैं अभी तक। अब अगर इस साल के डेटा की हम बात करें तो इस साल के डेटा के अकॉर्डिंग अब तक लगभग 217, ठीक है, अप्रॉक्स 217 जो माओइस्ट हैं वो मारे जा चुके हैं, ठीक है। इंडिया के लिए जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका जो मोराल है वो बूस्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो जो माओइज्म लगभग 60-70 सालों से हमारे कंट्री में है ना फैला हुआ है, उसको अब धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको फ्री हैंड मिला हुआ है। बट इसी बीच में एक डेटा आ रहा है, कुछ न्यूज़ेज आती हैं कि जब कभी भी इनकाउंटर होता है ना, तो जब काउंटिंग होती है डेड बॉडीज़ की माओइस्ट की, तो उसमें बहुत सारी वुमेन्स निकलती हैं, ठीक है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कंक्लूसिव एक डेटा जो है वो रिलीज किया है, और इसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये माना है कि अब इस साल जो माओइस्ट इनकाउंटर हो रहे हैं, इस साल और जो लास्ट ईयर 2024 में जो माओइस्ट इनकाउंटर हुए हैं, उसमें वुमेन माओइस्ट का जो नंबर है वो तेजी से बढ़ा है, शार्पली राइज हुआ है, ठीक है। तो बट ओबियसली बात है, जब ये डेटा रिलीज होता और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इस तरह के डेटा देती तो क्वेश्चन जरूर अराइज होता कि क्यों वुमेन माओइस्ट इतनी ज़्यादा नंबर्स में क्यों मारी जा रही हैं, ठीक है। और ये वुमेन माओइस्ट आ क्यों रही हैं, है ना। मैन जो माओइस्ट होते हैं उनके आने का एक है ना मोटिव होता है, चाहे अनएम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन हो, या घर से डिटैचमेंट हो। बट ये वुमेन माओइस्ट आ कहाँ से रही हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आंसर करने की कोशिश की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है। तो इसको एड्रेस करते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने बोला है कि देखो जो माओइस्ट है ना, ये क्या बनाते हैं, बाल दस्ताज बनाते हैं। बाल दस्ता क्या होते हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चों का गैंग बनाते हैं, है ना। क्योंकि देखो आप एक 16-17 ईयर के बच्चे को, है ना, ये आइडियोलॉजी कन्विंस करना, इस आइडियोलॉजी में कन्विंस करना, है ना, कि ये गवर्नमेंट बेकार हैं, बीजेपी कांग्रेस सब बेकार हैं, इन सारे लीडर्स को मारना पड़ेगा, वन पार्टी सिस्टम लाना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है ना। बट जो बच्चे होते हैं ना, इनको आप किसी भी आइडियोलॉजी में मोल्ड कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। अगर है ना टीन एज में जाओगे या फिर यंग एज में जाओगे, है ना, तो आप अगर आज 100 बच्चों को अपनी आइडियोलॉजी पिच करोगे तब जाके कहीं दो कन्विंस होंगे। बट अगर यही आइडियोलॉजी आपने भाई 6 से 12 साल के बच्चों में पिच की, है ना, तो ये यहाँ पर जो कन्वर्जन रेशियो आएगा वो लगभग 100% ही होगा, 100%। क्योंकि बच्चे, है ना, बोला जाता है ना बच्चे मन के सच्चे, तो आप जो उनको बता दोगे आप वो एज इट इज मान लेंगे। तो जब ये बाल दस्ताज बनाए जाते हैं तो इन बाल दस्ताज में क्या करा जाता है ना, छोटे छोटे बच्चों का गैंग बनाया जाता है। अब ये छोटे छोटे बच्चे आते कहाँ से, इसके लिए जो माओइस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं वो जाते हैं ट्राइबल एरियाज में, और हर घर से एक बच्चा डिमांड करते हैं, है ना। अब देखो कोई भी अपना बच्चा नहीं देना चाहता, है ना, सबको अपने किड्स लवेबल होते हैं, है ना। बट इन्हें फोर्स किया जाता है ना, कि आप हमें अपने घर का एक बच्चा दे दो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, आपकी पूरी फैमिली को मार देंगे। तो जब ये मैंडेटरी बना दिया जाता है ट्राइबल लोगों के लिए, तो वो प्रीफर करते हैं कि वो अपनी लड़की दे दें, है ना। क्योंकि ड्यू टू द पेट्रियार्कल माइंडसेट गर्ल को क्या माना जाता है, मानते हैं लाइबिलिटी मानते हैं, है ना, कि अब इसको रेज करना है, उसके बाद इसकी शादी के बाद ये घर चली जाएगी, उसके बाद हमारे काम नहीं आएगी, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। इसकी शादी में दहेज देने का मतलब, ये सारी चीज़ें अब जो है पेट्रियार्कल माइंडसेट को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसी माइंडसेट के साथ गर्ल को दे दिया जाता है कि इसको थोड़े ना, वैसे इससे तो एक दिन वैसे भी जाना था, तो हम इसे अभी दे देते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि जब ये बाल दस्ताज बनाए जाते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसको रखा जाता है, अब, है ना, महिलाओं को, लड़कियों को रखा जाता है, बिकॉज इनके घर वाले ही इन्हें क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरा, जो माओइस्ट लोग हैं, है ना, वो अगर अपनी आइडियोलॉजी बड़े बच्चों में, टीनेजर्स में या यंग बच्चों में जब इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका जो सॉफ्ट टारगेट होती हैं वो होती हैं महिलाएं, वुमेन्स, है ना। मतलब बाई नेचर क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, है ना। तो इन्हें
कन्विंस करना आसान होता है, खास करके ट्राइबल एरियाज में, है ना। दिल्ली वगैरह में जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत स्मार्ट होती हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करती हैं, बट ट्राइबल एरिया में, है ना, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो और भी ज़्यादा सीधी साधी होती है, तो इनको कन्विंस करना आसान होता है। दैट इज़ वाई इनको, है ना, जल्दी से कन्विंस करके अपने साथ शामिल कर लिया जाता है। अब क्या इस्तेमाल किया जाता है इनका, है ना, इन जो ये जो गर्ल्स जो रिक्रूट की जाती हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है फुटवर्क करने में, छोटे मोटे काम करने में, और कभी कभी बड़े बड़े माओइस्ट लीडर्स को प्लीज करने में। ठीक है, इसके अलावा इनका इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड की तरह भी किया जाता है। इन्हें पता है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, है ना, औरतों पे गोली नहीं चलाएंगी, तो क्या करते हैं, ये औरतों को सबसे आगे पिच कर देंगे कि, है ना, रखो। अब ये जब इनकाउंटर होते हैं, है ना, तो जो गर्ल माओइस्ट हैं, वुमेन माओइस्ट हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, फ्रंट पे लगा दिया जाता है कि जाओ तुम लड़ो। तुम्हें देख के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो हेजिटेट होंगे, और इतने में हम फायरिंग करके उन्हें मार देंगे, है ना। बट इस बार जो अप्रोच हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की वो अलग है ना। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो निकल के किस पर्पज के साथ रही हैं, हंटिंग के। सरेंडर ऑफर दे के रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, या फिर झारखंड गवर्नमेंट ने, है ना। अब हंटिंग पर्पज के लिए निकलती है सिक्योरिटी फोर्सेज, वो नहीं देखती हैं, है ना, कि सरेंडर करवाना है या कुछ करवाना है। दैट इज वाई ये जो वुमेन माओइस्ट का नंबर है वो इंक्रीज करता जा रहा है डे बाई डे, जैसे जैसे इनकाउंटर हो रहे हैं। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो रिपोर्ट है, डिटेल्ड रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है। ठीक है, नक्सलिज्म हम लोगों ने कल भी इस बारे में डिस्कस किया था। नक्सलिज्म कहाँ से शुरू हुआ था, वेस्ट बंगाल का एक गांव है नक्सलबाड़ी, यहाँ से शुरू हुआ। दैट इज भाई, है ना, जो इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे वो क्या कहलाए, नक्सलाइट कहलाए, और ये आइडियोलॉजी क्या कहलाई, नक्सलिज्म कहलाई। और जो लोग हैं, जो लड़ाके हैं, उनको क्या बोला जाता है, नक्सल्स बोला जाता है। इसे माओइज्म भी बोला जाता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोला जाता है। 1964 में इस आइडियोलॉजी का राइज हुआ अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जब जमींदारी सिस्टम, है ना, खत्म हो गया, देन ये क्या हो गया, एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट बन गया कि अब जो सरकारें हैं वो उनको गिराना है, उनको हटाना है, एक वन पार्टी सिस्टम लेके आना है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब बुरे हैं, इन सारे लीडर्स को क्या करना पड़ेगा, एसेसिनेट करना पड़ेगा, ऐसा मानती है आइडियोलॉजी, है ना। और एक वन पार्टी सिस्टम लाना पड़ेगा, है ना, तभी जो इंडिया है उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज, पाकिस्तान रोल इन द यूएस बेस्ट एशिया कैलकुलस, है ना। अभी हमने देखा होगा कि पाकिस्तान, है ना, ऑल ऑफ द सडन यूएसए का, है ना, एकदम से क्लोज बन अलाई बन गया। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट, है ना, वहां के आर्मी चीफ, है ना, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाते हैं, एंड एक प्राइवेट डिनर होता है ना। उसके बाद जो आसिम मुनीर है नोबेल पीस प्राइज देने की बात करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी उन्हें क्या बोलते हैं, गुड मैन बोलते हैं कि भाई एक बहुत बढ़िया आदमी है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप, है ना, जो अपने लास्ट टेन्योर में और अभी भी अपने दूसरे टेन्योर की शुरुआत में पाकिस्तान के बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें बोलते थे, है ना, ऑल ऑफ द सडन प्रो पाकिस्तान कैसे होने लगे। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे एक रीजन ये भी है कि इंडिया को F-35 बेचना चाहता है यूएसए, और इंडिया परचेज नहीं करना चाहता है ना। दैट इज भाई पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करके दिखा रहा है यूएसए कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, है ना। तो एक रीजन ये भी बताता है। दूसरे रीजन जो रियल रीजन भी है ना, कि पाकिस्तान यूएसए की नीड है। कैसे पाकिस्तान यूएसए की नीड है, अगर हम इस मैप को देखें, ये हमारी एशिया का मैप है, और यूएस है सुपर पावर, उसको कंट्रोल करना है पूरे एशिया को। कैसे कंट्रोल करेगा, इधर गुआम में बैठा हुआ है, चाइना को कंट्रोल कर रहा है ना, यहाँ पे चाइना को कंट्रोल कर रहा है, गुआम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नीचे आओगे तो आपको डियागो ग्रासिया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यूएस की प्रेजेंस जो है एशिया में है, बट प्रॉपर एशिया में जो है प्रेजेंस नहीं है यूएसए की,
है ना। यहाँ भी आपको बेसिस मिलेंगे, हमने अभी डिस्कस किया है, कुवैत में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, है ना। बट ये एशिया की शुरुआत में ही है। अब एशिया को कंट्रोल करना है तो एशिया के सेंटर में बैठना पड़ेगा। अब एशिया के सेंटर में बैठने के लिए दो प्लेसेस हैं, एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। अब सेंटर में बैठेंगे, है ना। अगर मान लो इंडिया कहता है कि ठीक है आप हमारे यहाँ आ जाओ, तो इनके जो प्लेन्स हैं वो कभी भी आएंगे, हमारे यहाँ एयर स्ट्राइक भी करेंगे, तो मतलब कुल मिला के हमारी सॉवरेनिटी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे यूएसए की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है। दैट इज भाई हम उन्हें कभी अलाउ नहीं करेंगे, इस तरह का हम स्टेटस देते ही नहीं यूएसए को कभी भी, है ना। अलाय वाला स्टेटस देते ही नहीं, हम फ्रेंडशिप वाला स्टेटस देते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान अब यूएसए को वो एक्सेस दे सकता है जो इंडिया से नहीं मिल सकता, है ना। इनकी कोई सोवरेनिटी नहीं है, इनकी सोवरेनिटी पैसा है, इन्हें जो पैसा दे दे, इनके यहाँ पैसा देके कुछ भी किया जा सकता है। सो है ना, दैट इज भाई जो यूएसए है वो कन्विंस करने में लगा है, मनाने में लगा है पाकिस्तान को कि, है ना, कि हमें एक बेस दे दो, हम इधर से क्या करेंगे, है ना, अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे, चाइना को कंट्रोल करेंगे, रशिया को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। दूसरा रीजन ये बताया जा रहा है, यूएस और जो बेस्ट है ना, वो उनके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि ईरान, है ना, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है ये, है ना। अब ऐसे में अगर ईरान को कंटेन करना है ना, तो दो चीजें करनी पड़ेंगी कि ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती को तोड़ना पड़ेगा, और ईरान पाकिस्तान की दोस्ती को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को दोस्त बनाना पड़ेगा, फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तो डेट इज वाई पाकिस्तान को इंपॉर्टेंट देने लगते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसकी डिस्टेंस, बॉर्डर शेयर करते हैं ये, है ना, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहाँ कहीं अगर एयरबेस मिल जाए, है ना, तो ईरान क्या रहेगा, इनसिक्योर रहेगा, और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं बढ़ाएगा कि भाई यूएसए पास में ही है, अटैक कर देगा, है ना। पहले क्या था, अफगानिस्तान कंट्रोल करता था जब यूएसए, है ना, तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की नहीं रही जब तक, है ना, कंट्रोल नहीं कर लिया, है ना। जब तालिबान को भगा दिया एंड वहाँ पे पपेट गवर्नमेंट बिठा दी, है ना, उसके बाद जो पाकिस्तान की नीड धीरे धीरे क्या होने लगी, ख़त्म होने लगी। अब दोबारा से अफगानिस्तान में क्या गया है, तालिबान आ गया, तो ये जो नीड है वो दोबारा से बढ़ने लगी है। तीसरा, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही बेनिफिट है, उसकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, जियो स्टैटिक लोकेशन, अरबियन सी में है ना, बिल्कुल मिडिल में है ना। और ऐसे में अगर ये कंट्री यूएसए का जो एनिमी है, नया एनिमी चाइना, इसकी तरफ चला जाता है, तो ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, है ना। दैट इज वाई पाकिस्तान से क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सो दैट पाकिस्तान को कंप्लीटली डिटैच किया जा सके फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है ना, जो इस आर्टिकल में भी डिस्कस किए गए हैं, है ना, आर्टिकल में भी डिस्कस किए गए हैं कि जो पाकिस्तान का रोल है वो बेसिकली है क्या फॉर यूएस एंड वेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, SC 3 ईयर बार एक्सपीरियंस रूल फॉर जज एग्जाम ट्रिगर्स कंसर्न, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी मई 20 को एक हियरिंग दी थी, हियरिंग में एक फैसला सुनाया था, एक डिसीजन सुनाया था, और बोला था कि अब जो जुडिशियल सर्विस एग्जाम जो होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट कराती हैं, उसमें अपीयर करने से पहले, है ना, सिर्फ आपको लॉ की डिग्री की जरूरत नहीं है, अब आपको 3 साल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, 3 इयर्स प्रैक्टिस, तब जाके आप लॉ डिग्री प्लस 3 इयर्स प्रैक्टिस के बाद ही आप जो जुडिशियल सर्विस के एग्जाम है उसको दे पाएंगे। इसके पीछे आर्ग्यूमेंट दिया था कि अब जुडिशियल सर्विस में लॉ के बाद, है ना, सिलेक्ट होके पहुंच जाते हैं, और पहले ही दिन से इनका सामना होता है लिबर्टी, फंडामेंटल राइट, मर्डर, क्राइम जैसी चीज़ों से, जिसको देख के इनकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, ऑलरेडी डेवलप नहीं हुई होती है ना, और डिसीजन मेकिंग और वीक हो जाती है। अब ऐसे में, है ना, जब ये लोग पहले से ही प्रैक्टिस करके जाएंगे, है ना, तो इन्हें कोर्ट रूम के जो चैलेंजेस का, जज और जो एडवोकेट का रिलेशन होता है उसके बारे में पहले से पता होगा, तो जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्मूथ चलेगा। दैट इज भाई 3 साल की जो सर्विस है मैंडेटरी है। अब इस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो जुडिशियल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और काफ़ी समय पहले उन्होंने पास आउट किया हुआ है ना। अगर आप इस डिसीजन को अभी इन्फोर्स करा देंगे तो ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा, आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 क्या कहता है, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी की बात करता है ना। इक्वलिटी कहाँ रहेगी, जो लोग अभी पास आउट हो रहे हैं उनके लिए तो फायदा है,
जो आगे पास आउट होंगे उन्हें तो फायदा है ना। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी 3-4 सालों से, अब उन्हें 3 साल की प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा, तो एक अनफेयर प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। दैट इज भाई, जो पिटिशनर है वो कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप इसे इम्प्लीमेंट मत करो, आप इसे इम्प्लीमेंट करो, बट अभी से नहीं, इमीडिएटली नहीं, 2027 से आपको इसको इन्फोर्स करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 3 ईयर प्रैक्टिस की बात की गई है, तो उन्होंने कहा कि 3 ईयर प्रैक्टिस को वैलिडेट कौन करेगा, तो उन्होंने कहा एक 10 साल के एक्सपीरियंस वाला वकील होगा, वो एक सर्टिफिकेट इशू करके दे देगा। इस पर भी अब एक पिटिशनर पहुंच गया है ना, कि यार मैंने तो जिसके साथ प्रैक्टिस किया उसे तो 7 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके पास तो फिर सर्टिफिकेट इशू करने का राइट ही नहीं है ना। तो ये कंसर्न्स खड़े हो रहे हैं इसके पीछे, है ना। और कह रहे हैं कि जो आप जो कंपल्सन लगा रहे हैं ना, कंपल्सन कहीं ना कहीं क्या करता है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। ऐसे तो कभी मिलिट्री भी कहेगी, है ना, कि मिलिट्री में परमानेंट उसी को बुलाया जाएगा जो, है ना, जिसने कम से कम 2 साल की कंपल्सरी सर्विस दी होगी, फिर तो ये भी राइट हो जाएगा। फिर ये भी ये तो फंडामेंट, फिर इसको तो आप फंडामेंटल राइट के नाम पे, है ना, डिस्पोज तो नहीं कर दोगे अगर इंडियन आर्मी या कोई अदर डिपार्टमेंट ऐसी चीज़ें लेके आता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन रेज किए गए, है ना। वैसे वेलकमेबल डिसीजन है और वाइज डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, है ना, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो जो नॉलेज है ना वो बुक्स से नहीं आती, है ना, ना 5-6 महीने की या साल भर की ट्रेनिंग से आ जाती है, नॉलेज आती है हमेशा एक्सपीरियंस से, ठीक है। दैट इज भाई हम ये 3 ईयर एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया है वो लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, होपफुली कुछ अच्छा निकल के आएगा इसमें, ठीक है। तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस, मिलते हैं कल यानी कि 25 जून के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।